हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस टीजीटी सोशल साइंस की क्लास में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर अध्ययन किए थे उसके एमसीक्यूज का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी जो पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की सत्ता की साझेदारी के नाम से चैप्टर था, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का आज की क्लास में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। और फिर इसके बाद आगे की नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए आइए देखा जाए। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो इसको मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक पढ़ाया था, जो भी बातें आपकी बुक में दी गई हैं, उन्हीं से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए होंगे। तो इन सभी लोग क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेने से, एक बार इसको देख लेने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखा जाए कि इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू। तो देखिए, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, यानी किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सारी ताकत होती है वो देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है। इसके चार ऑप्शन है। देखिए, जैसे पहला क्या दिया है कि एक अंग तक सीमित होती है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, एक अंग तक सीमित नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है दो अंगों तक सीमित होती है। और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती है। एक अंग तक देखिए यहाँ क्या लिखा है, सीमित नहीं होती है। दो अंगों तक सीमित होती है, इनमें से सभी। तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सारी ताकत होती है वो एक अंग तक सीमित नहीं होती है। इसमें क्या लिखा गया है कि एक अंग तक सीमित होती है। तो इसमें देखिए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ख, यानी जो है एक अंग तक सीमित नहीं होती है। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग बनाए जाते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, 2 अंगों तक सीमित होती है। ये भी नहीं होगा, इनमें से सभी ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बेल्जियम का संबंध है, यानी बेल्जियम किससे रिलेटेड है, एशिया से, अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से। तो देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ते समय देखा था कि बेल्जियम क्या है, एशिया का कंट्री नहीं है, अमेरिका का कंट्री नहीं है, यानी ये दोनों नहीं है। तो कौन सा कंट्री है, यूरोप का। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना अपने देश के एक राज्य हरियाणा से की गई थी और कहा गया था कि इसकी जो जनसंख्या है उसकी लगभग आधी है, अफ्रीका से भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, आज की सीरीज का तीसरा, ब्रुसेल्स राजधानी है जर्मनी की, फ्रांस की, बेल्जियम की, नीदरलैंड। तो देखिए, ब्रुसेल्स जो है फ्रांस की राजधानी नहीं है, जर्मनी की भी राजधानी नहीं है, नीदरलैंड की भी राजधानी नहीं है, किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। तो इसका भी देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग नंबर ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका जब 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ वर्षों बाद, यानी 1956 ईस्वी में उन्होंने जो उनकी बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा थी उसको क्या किया था, उन्होंने राजभाषा घोषित किया। तो देखिए, फ्रेंच श्रीलंका में नहीं बोली जाती है,
सिंहली बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, उर्दू नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्रेंच नहीं होगा। सिंहली और तमिल में से क्या होगा, कि मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि सिंहली जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 74%। और तमिल बोलने वालों की संख्या मैंने कितना बताया था, 18%। बाकी 7% जो है क्रिश्चियन है और 1% और भी लोग हैं। तो देखिए इसका पहला नहीं होगा, तमिल भी नहीं होगा, उर्दू भी नहीं होगा, क्या होगा, सिंहली। क्यों, क्योंकि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक आबादी थी, जो सिंहली बोलते थे, उन्हीं लोगों की भाषा को क्या किया गया था, राजभाषा घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था, 1956 ईस्वी। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया। अब देखिए हम लोगों ने उस चैप्टर में जब पढ़ा था तो 3-4 देशों का जिक्र मेनली हुआ है। इसमें देखिए किसका हुआ है, एक यूरोप के बेल्जियम का, दूसरा एशिया के श्रीलंका का, और फिर पश्चिम एशिया के एक देश लेबनान का हुआ है। उसके अलावा फिर कार्टून के रूप में देखिए जर्मनी का जिक्र हुआ है, और उसके बाद रूस और अमेरिका का जिक्र हुआ है, और थोड़ा बहुत अपने देश भारत के एक हरियाणा राज्य का जिक्र हुआ है। और किस लिए हुआ है, कि उसकी जनसंख्या की तुलना जो है श्रीलंका और बेल्जियम से की गई। तो इस प्रकार से देखिए, तो गृह युद्ध किस देश में छिड़ा था, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, पहला श्रीलंका, दूसरा बेल्जियम, तीसरा जर्मनी और चौथा लग्जमबर्ग। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, जर्मनी में भी नहीं हुई थी, लग्जमबर्ग में भी नहीं हुई थी। कहाँ पे घटित हुई थी गृह युद्ध जैसी समस्या, श्रीलंका में हुई थी, और इसकी वजह से वहां पर एक तमिल विरोधी या तमिल समर्थक कहा जाए संगठन का जो है निर्माण किया गया था, और उस संगठन ने अपने देश में तमिलों के लिए गृह युद्ध जैसी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार को ठीक से चलाने के लिए, लोगों को शांत बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, सामाजिक कल्याण और शांति की स्थापना के लिए। तो देखिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, केवल सरकार को ठीक से चलाने के लिए नहीं, लोगों को शांत बनाए रखने के लिए भी केवल नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, यानी इसका क्या होगा ऑप्शन सी, ग, सामाजिक कल्याण और शांति की स्थापना के लिए भी, केवल इसके लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा किनके बीच होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है मंत्री परिषद, दूसरा दिया है संसद, तीसरा दिया है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, और चौथा दिया है इन सभी में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का जो बंटवारा होता है वो देखिए किनके बीच होता है, मंत्री परिषद के बीच नहीं होता है, संसद के बीच नहीं होता है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है, इन सभी में नहीं होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में कितनी प्रतिशत जनसंख्या डच भाषा बोलती है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है 69%, दूसरा दिया है देखिए 49%, तीसरा दिया है 59% और चौथा दिया है 61%। तो देखिए हम लोगों ने जब अध्ययन किया था इस चैप्टर का तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेल्जियम में मेनली 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाने वाली थी वो डचों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रेंच भाषा थी और तीसरे नंबर पे जर्मन थी। तो उसमें देखिए मैंने आप लोग को बताया था, तो उसके अनुसार देखिए 69% नहीं थी, 49% नहीं थी, 59% जनसंख्या जो थी वो डच भाषा बोलती थी, 61% भी नहीं थी। यानी 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे, बाकी 40% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे।
तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ये देखिए ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, क के जगह ख नीचे हो गया, लेकिन आंसर यही होगा 59%। ठीक है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। यानी यहाँ पर तनाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या गंभीर नहीं हुई थी, और उस समस्या को आने से पहले ही बेल्जियम की सरकार ने इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो कैसे किया उसने, सत्ता की साझेदारी का जो बेहतर विकल्प था उसको चुन के इन्होंने इस समस्या को खत्म किया था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि 1950 से 60 के बीच, 1960 से 70 के बीच, 1940 से 1950 के बीच, और 1970 से 1980 के बीच। तो देखिए जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को तो बताया था कि बेल्जियम ने अपने संविधान में इसकी वजह से संशोधन भी किया था। तो वो देखिए कब समस्या हुई थी, 1970-80 में नहीं हुई, 1960-70 में नहीं हुई, 1940-50 में नहीं हुई। कब समस्या हुई थी, 1950 से 60 के दशक के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंहलियों की है। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया कि देखिए सिंहलियों की जो जनसंख्या 75% नहीं है, 84% नहीं है, 34% भी नहीं है, तो कितनी है, 74%। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो इतनी फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है तो बहुत इजी, लेकिन क्या है कि एग्जैक्ट डेट जो है दिमाग में जल्दी आता नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, और जिससे आप अपनी परीक्षा में बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। तो देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 1948, दूसरा 1958, तीसरा 1968 और चौथा 1978। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते समय आपको बताया था कि श्रीलंका को देखिए आज़ादी कब मिली थी, 1948 में मिली थी। 1958 रॉन्ग, 1968 भी रॉन्ग, 1978 भी रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ये क्वेश्चन भी देखिए अभी पिछले एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड है कि श्रीलंका ने किस वर्ष सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया था, यानी कब इसको राजभाषा बनाया गया। तो पहला ऑप्शन दिए 1950 है, दूसरा 1956 है, तीसरा 1966 है और चौथा 1976 है। तो देखिए 1950 में नहीं बनाया गया था, 1966 में भी नहीं बनाया गया था, 1976 में भी नहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1956 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में किस वर्ष उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाई गई थी। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए, 1960, 1950, 1970, 1980। तो अब मैंने क्या बताया कि श्रीलंका में जब सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और वहाँ सिंहलियों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए, जबकि जो अल्पसंख्यक लोग थे, तमिल लोग थे, उनको अधिकार उतने ज़्यादा नहीं दिए गए, जिसके वजह से वहाँ पर विरोध शुरू हुआ और यह विरोध गृह युद्ध में बदल गया, और जिसकी वजह से वहाँ पर तमिल समर्थित सरकार का गठन किया गया, जिसने तमिलों के हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो उसकी शुरुआत देखिए 1960 में नहीं हुई, 1950 में नहीं हुई, 1970 में नहीं हुई। कब शुरू हुई थी, 1980 में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये है घ, ऑप्शन नंबर घ है राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम ने किस अवधि में अपने देश के संविधान में 4 बार संशोधन किए थे। तो देखिए 1960-70 में नहीं किया था। पहला ऑप्शन देखिए क्या, 1960-70, दूसरा दिया 1970-83, तीसरा दिया 1970 से 93 और चौथा दिया 1980 से 95। तो देखिए 1960 से 73 में नहीं किया था, 1970 से 83 में नहीं किया था, 80 से 95 में नहीं किया था। कब किया था, 1970 से 93। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। अब चार ऑप्शन देखिए, अनुचित है, उचित है, टकरावपूर्ण है, अस्थिरता का कारक है। तो देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता का बंटवारा है अनुचित नहीं है, टकरावपूर्ण भी ये भी नहीं होगा, अस्थिरता का कारक ये भी नहीं होगा, उचित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, पूरी शक्ति का कारण चुनाव है, राजनीतिक दल सत्ता जुटाते हैं, जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता की उपेक्षा होती है। तो चार ऑप्शन है देखिए, पूरी शक्ति का कारण चुनाव है, गलत है, राजनीतिक दल सत्ता जुटाते हैं, ये भी गलत है, जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और अब्राहम लिंकन की द्वारा दी गई परिभाषा भी मैंने आप लोग को बताया था कि जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है वही क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। तो देखिए ये तीनों नहीं होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। तो जब मैंने आप लोग को बताया था कि जो सत्ता का क्षैतिज हस्तांतरण होता है तो उसमें देखिए सत्ता के तीन अंगों का गठन होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों संगठन जो है, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ये एक बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद भी करते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। देखिए चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया राष्ट्रपति, दूसरा दिया है विधायिका, तीसरा दिया है संसद, चौथा दिया है कार्यपालिका। तो देखिए लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका के द्वारा ही देखिए किसकी नियुक्ति की जाती है, न्यायपालिका की। यानी राष्ट्रपति, विधायिका, संसद, रॉन्ग होगा, क्या होगा, कार्यपालिका। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, घ नंबर। ठीक है, अगर देखा जाए तो कार्यपालिका में भी मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसके देखिए ऑप्शन क्या दिए जाने चाहिए थे कि राष्ट्रपति नहीं दिया जाना चाहिए था, देना चाहिए था विधायिका, कार्यपालिका और संसद। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन चुना जाता वो क्या होता, कार्यपालिका। क्योंकि आपके बुक में जो दिया गया है कि न्यायपालिका का चुनाव कौन करता है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो देखिए क्या क्या दिया है, कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो देखिए कार्यपालिका शासन का अंग है, न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, नगरपालिका नहीं है। क्यों, क्योंकि नगरपालिका जो है शासन का तीसरा स्तर है, बल्कि शासन का अंग नहीं है। और इसको कब शामिल किया गया था, जब अपने देश के संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 ईस्वी में, उसके तहत इसको शामिल किया गया था, इसको लाया गया था अस्तित्व में। तो ये देखिए अंग नहीं है बल्कि शासन का स्तर है, लेवल है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, तीसरा दिया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, और चौथा दिया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो देखिए सत्ता का संघीय वितरण नहीं है, सत्ता का अलगाववादी वितरण ये भी नहीं है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा ये राइट आंसर है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये शासन का स्तर आता है, ये ऊर्ध्वाधर में आता है। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
19 का ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो देखिए ऑप्शन में पहला क्या दिया है, सामूहिक सरकार, दूसरा दिया है सामुदायिक सरकार, तीसरा दिया है राजतंत्र और चौथा दिया है एक पक्षीय सरकार। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में संविधान संशोधन करने के बाद किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए सामूहिक सरकार का गठन नहीं किया गया था, राजतंत्र का गठन नहीं किया गया था, एक पक्षीय सरकार का गठन नहीं किया गया था, किसका गठन किया गया था, सामुदायिक सरकार का। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, यानी इसी क्वेश्चन से रिलेट करके एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। दूसरा क्या दिया है, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। तीसरा दिया है बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। और चौथा दिया है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, गलत है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, ये होगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसका उदाहरण बेल्जियम में देखने को मिला था। बहुल कार्यपालिका वाली सरकार, ये भी नहीं होगा। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार, ये भी नहीं। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो देखिए श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो देखिए चार, पहला दिया है तमिल, दूसरा दिया है ईसाई, तीसरा दिया है सिंहली, चौथा दिया है मुस्लिम। तो देखिए श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक समूह है वो कौन सा है। तो देखिए तमिल भी है, ईसाई भी है, सिंहली तो बहुसंख्यक हैं, यानी ये नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा। तो सबसे कम संख्या किसकी है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 60%। इनकी जो है तमिलों की 18% है। ठीक है, और तमिलों में जो है दो तरह के तमिल हैं, कुछ श्रीलंका के मूल निवासी हैं और कुछ भारत के लोग हैं। तो यहाँ टोटल दिया है तो इसलिए इनकी संख्या 18% है, ये 7% है, और सिंहलियों की जो है 74% है। तो इसमें देखिए अल्पसंख्यक कौन से हुए, ईसाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो देखिए बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी उनके बीच किसके मध्य सत्ता साझेदारी है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो देखिए ये नहीं होगा, राज्य और सामुदायिक सरकार के मध्य नहीं थी सत्ता की साझेदारी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी नहीं थी, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य भी नहीं थी, किसके बीच में थी, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। यानी वहां पर जो फ्रेंच थे, डच थे और जर्मन थे, उन्हीं के बीच जो है सत्ता की साझेदारी की गई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन का देखा ही, बस इसमें क्या है, वहां अल्पसंख्यक पूछा था, इसमें बहुसंख्यक पूछा है। तो इसमें देखिए तमिल, ईसाई, सिंहली और मुस्लिम दिया हुआ है। तो देखिए मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, तमिल नहीं है, बहुसंख्यक कौन है, सिंहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। यानी जब किसी देश में अलग अलग स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। तो देखिए एकात्मक शासन में नहीं किया जाता है, गठबंधन सरकार में नहीं किया जाता है,
संघीय सरकार और सामुदायिक सरकार में से क्या होगा, जो है आपका होगा सामुदायिक सरकार, नहीं होगा संघीय सरकार। यानी जब कोई संघीय सरकार होती है तो इसमें सत्ता का बंटवारा जो है कई स्तरों पर कर दिया जाता है, जिसमें देखिए 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जिसमें पहला क्या होगा केंद्र सरकार, दूसरा होगा राज्य सरकार, और तीसरा क्या होता है स्थानीय या सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, अब देखिए आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखिए हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो आज की इस पेपर की जो है पहले चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। यानी इसमें से 4 देश दिए गए हैं और इन 4 देशों में से बेल्जियम की सीमा किससे लगती है। देखिए पहला क्या दिया है इटली, दूसरा दिया है स्विट्जरलैंड, तीसरा दिया है लक्जमबर्ग और चौथा दिया है स्पेन। जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि बेल्जियम की सीमा जो है 4 यूरोपीय देशों से मिलती है, जिसमें पहला क्या था नीदरलैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा जो था लक्जमबर्ग था। तो इसमें देखिए हम लोगों को इन ऑप्शंस में से फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी नहीं दिए हुए हैं, उसके अलावा एक दिया है केवल लक्जमबर्ग। तो देखिए इटली नहीं होगा, रॉन्ग, स्विट्जरलैंड भी नहीं होगा, स्पेन भी नहीं होगा, लक्जमबर्ग से इसकी सीमा मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ी हैं सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं और इसी तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। यानी हर टॉपिक से गहराई से आपको पढ़ना होगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।